In previous lectures, we covered before the nutrient management. In this lecture, we cover nutrient management. Okay, so let's start the lecture. First take नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी इन राइस कितनी है? 30 to 40% है. रिकमेंडेड डोज फॉर हाइडिंग वेराइटीज़ 100 to 150 kg पर हेक्टेयर है, और हाइब्रिड के केस में 180 to 200 kg पर हेक्टेयर. ठीक है. ये थंब रूल 20 kg नाइट्रोजन पर टन ऑफ रफ राइस. ठीक है. और उसमें एक है कि जब हम 100 kg राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं एक फील्ड से, तो वो कितना kg नाइट्रोजन, कितना kg फॉस्फोरस और कितना kg पोटेशियम और कितना kg सल्फर वो सॉइल से अपटेक करता है. तो वो है 15 to 31 kg नाइट्रोजन करता है, 1 to 5 kg जो है फॉस्फोरस करता है, और 8 to 35 kg वो पोटेशियम करता है, और 1 to 3% क्या करता है? सल्फ़र को, केजी सल्फ़र वो अपटेक करता है. ठीक है. इन सबमर्ज एनारोबिक कंडीशंस थायोबैसिलस थायोक्सिडेंस यूजेस नाइट्रेट एज ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड रिड्यूस इनटू N2N नाइट्रस ऑक्साइड, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन. ठीक है. 80% ऑफ अप्लाइड नाइट्रेट इज लॉस्ट विद इन 3 days ड्यू टू डीनाइट्रिफिकेशन. अब इसमें बोला गया कि डीनाइट्रिफिकेशन की वजह से 80% जो नाइट्रेट अप्लाइड नाइट्रेट फर्टिलाइजर होता है उसका लॉस हो जाता है. कितना? 80%. कितने दिन में? तो 3 दिन में ही लॉस हो जाता है. ठीक है. यूज ऑफ नाइट्रेट फर्टिलाइजर शुड बी अवॉइडेड ड्यू टू देयर ससेप्टिबिलिटी टू डीनाइट्रिफिकेशन एंड लीचिंग. क्या कह रहे हैं कि जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर है उसको हमको अवॉइड करना चाहिए इन केस ऑफ राइस. क्योंकि इसका डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है और लीचिंग हो जाती है. इन एनारोबिक इन्वायरमेंट द मेजर मैकेनिज्म ऑफ एन लॉस इज डीनाइट्रिफिकेशन फॉलोड बाई लीचिंग. तो सबसे ज़्यादा क्या होता है एनारोबिक कंडीशन में? डीनाइट्रिफिकेशन होता है, उसके बाद लीचिंग. Denitrification is more in alternate dry and wetting process because when draining more nitrate is formed which is lost during submergence condition. जैसे ही हम फील्ड को क्या ड्रेन करते हैं तो नाइट्रेट का फॉर्म होता है. जैसे ही वो सबमर्जेंस कंडीशन में आता है तो जो ये है थायोबैसिलस थायोक्सिडेंस सल्फर ऑक्सीडेंट बैक्टीरिया, जो उसका ऑक्सीजन है नाइट्रेट का, उसको एज ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं और डीनाइट्रिफिकेशन लॉस हो जाता है. ठीक है. Urea is more susceptible to runoff when surface broadcasted because it is highly soluble, non-polar and cannot be retained on the soil surface. इसमें बोला गया कि जो यूरिया है सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल है किसके लिए? रन ऑफ के लिए. बिकॉज ये कैसा है? ये बहुत ही ज़्यादा सोलबल है इन नेचर है, नॉन पोलर है एंड कैन नॉट बी रिटेन ऑन द सॉइल सरफेस. इवन स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जैसे इस केस में ना अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग की कंडीशन में कि अगर ये प्रोसेस ये साइकिल 3 times अगर कंटिन्यू हो गई, मतलब अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग की जो ये साइकिल है ये 3 times कंटिन्यू अगर हो गई तो 95% जो हमने एप्लीकेशन किया है ना नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का वो लॉस हो जाता है 95%. ओके. फिर है द फर्टिलाइजर शुड बी ऑलवेज बी अप्लाइड इन द रिड्यूस्ड जोन. इसमें क्या फर्टिलाइजर को हमेशा कहाँ पे देना चाहिए? तो रिड्यूस्ड जोन में. अगर हम रिड्यूस्ड जोन में फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करते हैं तो ऑलमोस्ट कंप्लीट प्रिवेंशन ऑफ अमोनिया लॉस का जो तो मतलब अप्रोक्स 0% लॉस होता है अमोनिया का. ठीक है. एंड जब हम रिड्यूस जोन में अप्लाई करते हैं फर्टिलाइज़र को तो नाइट्रेट का फॉर्मेशन भी नहीं होता है, ठीक है. फिर है DAP इज द एक्सीलेंट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस फॉर द बेसल एप्लीकेशन. DAP एक अच्छा सोर्स है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के लिए इन बेसल एप्लीकेशन. ठीक है. जब हम सोइंग के टाइम या ट्रांसप्लांटिंग के टाइम अगर हम इसको करें तो DAP एक अच्छा सोर्स है. एक चीज़ और आता है कि ये बताइए कि ये तो हो गया सबमर्ज की कंडीशन में. तो अगर हम पूछें कि अपलैंड में ज़्यादा लीचिंग होगी कि लोलैंड में, लोलैंड कंडीशन में, तो इसका आंसर होता है कि अपलैंड में. अपलैंड में क्या होता है? लीचिंग ज़्यादा होती है, और लोलैंड में कम ही नहीं, इवन लेस देन 1% लीचिंग होती है लोलैंड की कंडीशन में. ओके. तो अब देखिए डीनाइट्रिफिकेशन और लीचिंग ज़्यादा हो रहा है, उसी की वजह से हमारा नाइट्रोजन का लॉस हो रहा है इन केस ऑफ राइस. तो हम अब उसके लिए क्या क्या करते हैं? तो टू रिड्यूस डीनाइट्रिफिकेशन एंड लीचिंग यूज प्री इंक्यूबेटेड यूरिया सच दैट 1:5 रेशियो ऑफ यूरिया एंड सॉइल.
1 रेशियो में क्या होता है, यूरिया लेते हैं और 5 पार्ट जो होगा वो सॉइल का होगा, उसको मिक्स करके प्री इंक्यूबेटेड यूरिया के फॉर्म में हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। दिस इज अलाउड टू स्टैंड फॉर इंक्यूबेशन फॉर 36, जिससे कि ये फील्ड में हमारे कितने देर तक रहेगा, 36 से 48 आवर तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा इन फील्ड। पैलेट एप्लीकेशन 1:10 रेशियो पार्ट ऑफ फर्टिलाइजर एंड सॉइल। यूज ऑफ नीम कोटेड, सल्फर कोटेड एंड लैक कोटेड यूरिया, इसका यूज करते हैं। यूज ऑफ मड बॉल टेक्निक इन चाइना, जस्ट लाइक ये पैलेट एप्लीकेशन एंड प्री इंक्यूबेटेड यूरिया। ओके, हाउ नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी कैन बी इंक्रीज इन राइस फील्ड। फिर एक हम क्या स्प्लिट डोज कर सकते हैं, 2 स्प्लिट फॉर मीडियम एंड शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज़, 3 स्प्लिट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटीज़। एंड हायर स्प्लिट डोज इज यूज इन सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में हायर स्प्लिट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि सैंडी सॉइल में क्या होता है कि लीचिंग से हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रेट का लॉस हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है डीप प्लेसमेंट, तो इट इज़ प्रिफर्ड इन केस ऑफ पी फर्टी बट ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एन फर्टी इन केस ऑफ राइस इन सबमर्जेंस कंडीशन। इट रिड्यूसेस NH3 वोलेटिलाइजेशन, क्योंकि हमने अभी इसके पहले पढ़ा था यहाँ पे कि जब हम रिड्यूस जोन में देते हैं, यहाँ पे था ना कि जब हम रिड्यूस जोन में देते हैं तो अप्रोक्स 0% हमारे जो अमोनिकल फॉर्म में नाइट्रोजन का लॉस होता है वो 0% होता है एंड नाइट्रस फॉर्मेशन वहाँ पे होता ही नहीं है, ठीक है। तो इट रिड्यूस NH3 वोलेटिलाइजेशन। डीप प्लेसमेंट इन रिड्यूस जोन प्रिवेंट नाइट्रेट फॉर्मेशन एंड अल्टीमेटली डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट फॉर्मेशन जब नहीं होगा तो डीनाइट्रिफिकेशन ही नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रेट के बाद ही क्या करते हैं, जैसे नाइट्रेट फॉर्म होता है इन एनारोबिक कंडीशन में, तभी जो थायोबैसिलस, थायोक्सीडोन, सल्फर ऑक्सीडेंस बैक्टीरिया है वो जो इसका नाइट्रेट का ऑक्सीजन है उसको एज ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन यूज कर लेता है और क्या बनाता है, नाइट्रोजन गैस एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। फिर नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स, तो दीज रिटार्ड द नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस एंड दस लीचिंग एंड डीनाइट्रिफिकेशन। अभी देखिए, एक होता है नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स किस प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं। एक होता है जैसे मान लीजिए कि जैसे अमोनिकल फॉर्म में होता है तो पहले नाइट्राइट बनता है, फिर नाइट्राइट से फिर ये क्या बनता है, नाइट्रेट, ठीक है। तो ये जो ये जो इनहिबिट करता है वो इस वाले रिएक्शन को, जो फर्स्ट है इसी को रोकता है, ठीक है, जिससे कि नाइट्राइट ही ना बन पाए, ठीक। फॉर एग्जांपल एनसर्व, AM, DCD, ST एंड नीम सीड एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो अब एनसर्व क्या है, तो एनसर्व की जो फुल फॉर्म है वो होती है मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। एनसर्व की फुल फॉर्म होती है 2-chloro-6-chloromethyl एंड AM की होती है 2-amino-4-chloro-tri-6-methyl-pyrimidine और DCD की होती है डाईसायनडायामाइड, ठीक है। और ST की होती है सल्फाथियाजोल, ओके। फिर हो गया स्लो रिलीज एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। तो स्लो रिलीज एंड फर्टिलाइजर में 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है कोटेड कन्वेंशनल फर्टिलाइजर, ठीक है, कोटेड कन्वेंशनल फर्टिलाइजर होता है। दूसरा होता है केमिकल विद इनहेरेंट स्लो रिलीज प्रॉपर्टी, कुछ केमिकल्स होते हैं जिनमें स्लो रिलीज प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो जो हमारा कन्वेंशनल है वो कौन कौन सा है, तो यूरिया, सल्फर कोटेड यूरिया, पॉलीमर कोटेड यूरिया, ठीक है। इसमें है IBDU, आइसोब्यूटिलिडीन डाईयूरिया एंड यूरिया फॉर्म, ठीक है, यूरिया फॉर्म। टर्फ फर्टिलाइजर वो होता है जहाँ पे जिसको हम लॉन में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये लिखा है ना, वाइडली यूज्ड इन USA इन लॉन्स, मतलब अगर लॉन्स में जो फर्टिलाइजर यूज होते हैं उनको टर्फ फर्टिलाइजर बोलता है। यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ चाइनीज मड बॉल्स, जो कि हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। अब इसके देख लेते हैं। इन दिस एन फर्टिलाइजर इज बेस्ड इनसाइड द मोस्ट मड बॉल बाई होल फॉलोड बाई सीलिंग, ड्राइंग एंड स्टोर्ड। इसमें क्या करते हैं, हम मड का बॉल बना लेते हैं, फिर उसमें होल करते हैं, उसमें फर्टिलाइज़र को इंसर्ट करते हैं, फिर उसके बाद उस होल को बंद करके फिर सुखा लेते हैं, ठीक है। सुखा के फिर इसको स्टोर कर लेते हैं, फिर उसका यूज़ हम जब हमको करना होता है हम करते हैं। अब जो इसका पॉपुलर साइज़ है वो क्या है, यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स का, तो 1 ग्राम उसका वेट होता है और डायमीटर क्या होता है 1 सेंटीमीटर। इट इंक्रीज नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी 20 to 30% इन लोलैंड राइस। अब फॉस्फोरस,
हाँ, और ये जो ये है ना यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मान लीजिए ये होता है तो इसमें प्रॉब्लम भी होगी ना कुछ इसके कांस्टेंट। तो इसके कांस्टेंट है कि प्लेसमेंट में इसमें प्रॉब्लम होती है, मतलब प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि अभी तक भी जो है नो, मतलब इसमें को जो है लो कॉस्ट यूएसजी प्लेसमेंट टूल्स अवेलेबल ही नहीं है। मतलब एक तो प्लेसमेंट में प्रॉब्लम होती है, प्लेसमेंट प्रॉब्लम इसलिए होती है कि अभी तक नो मतलब अवेलेबल ही नहीं है, नो अवेलेबिलिटी है किसकी अवेलेबिलिटी है, लो कॉस्ट यूएसजी प्लेसमेंट टूल, ओके, प्लेसमेंट टूल्स की। फिर है फॉस्फोरस, तो अराउंड 80% ऑफ इंडियन सॉइल आर लो टू मीडियम इन अवेलेबल फॉस्फोरस। राइस इज लेस रिस्पॉन्सिव टू अप्लाइड पी एज कम्पेयर टू अदर क्रॉप्स ड्यू टू इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ इनसॉल्युबल पी एंड ऑक्लूडेड FeP इन सबमर्जेंस कंडीशन। क्योंकि आप जानते होंगे, आपने पढ़ा जरूर होगा ये कि इन केस ऑफ राइस जो होता है, राइस क्रॉप जो है वो उतना रिस्पॉन्सिव नहीं है फॉस्फोरस के लिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे फील्ड में पहले से ऑक्लूडेड FeP है, मतलब ऑक्लूडेड फॉस्फोरस होता है, वो क्या होता है कि सबमर्जेंस की कंडीशन में वो अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। सो जनरली इन राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम P एप्लीकेशन स्किप्ड इन राइस एंड द होल डोज इज अप्लाइड टू वीट। फिर पोटेशियम, तो पोटेशियम है 50% ऑफ इंडियन सॉइल आर लो टू मीडियम इन अवेलेबल के। 80% जो इंडियन सॉइल है वो किस में, फॉस्फोरस में, और 50% क्या है, पोटेशियम के केस में, ठीक है। अलॉन्ग विथ एक्सचेंजेबल के, नॉन एक्सचेंजेबल के इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर द प्लांट, ठीक है। अब देखिए ओनली एक्सचेंजेबल के ही नहीं बल्कि नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म ऑफ जो पोटेशियम है वो भी क्या होता है, प्लांट को अवेलेबल होता है, ठीक है। फिर है कि द सॉइल ऑफ ट्रेडिशनल राइस ग्रोइंग जो रीजन्स साउदर्न ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर डेफिशिएंट इन के एज कम्पेयर टू नॉन ट्रेडिशनल राइस ग्रोइंग एरियाज सेंट्रल एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, ठीक है। जो ट्रेडिशनल राइस ग्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पे जो हमारा पोटेशियम है उसकी डिफिशियंसी देखी जाती है, बल्कि जो हमारा इंडो गंगेटिक प्लेन है या जो हमारा ये सेंट्रल एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, ठीक है, यूपी बिहार वाला, तो वहाँ पे क्या है, हमको पोटेशियम की डेफिशिएंसी देखने को नहीं मिलती, ठीक। द रिस्पॉन्स ऑफ राइस प्लांट टू के फर्टिलाइजर मोर इन खरीफ सीजन देन रबी ड्यू टू मोर डिजीज इंसिडेंस इन खरीफ राइस एंड के डिक्रीज द सिवियरिटी ऑफ डिजीज। अब इस तरह के जो पोटेशियम का जो रिस्पॉन्स है वो खरीफ सीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है इन कंपेरिजन ऑफ रबी, क्योंकि खरीफ सीजन में ही ज़्यादा डिजीज़ का इंसिडेंट होता है, और जो पोटेशियम है वो क्या करता है, वो डिक्रीज करता है सिवियरिटी ऑफ डिजीजेस का, ठीक है। तो इसलिए उसका जो रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा हमको समझ में आता है इन खरीफ सीजन, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोटेशियम फर्टिलाइजर फॉर राइस इज MOP ड्यू टू लेसर कॉस्ट देन SOP, क्योंकि जो MOP है वो सस्ता है और जो SOP है सल्फेट ऑफ पोटास वो क्या है, महंगा है, ठीक है। तो अब MOP में कितना % पोटेशियम होता है, तो 60% K2O होता है, ठीक है। और सल्फर ऑफ पोटास में कितना होता है, 48% K2O होता है, और 17.5% क्या होता है, सल्फर, ठीक है। अब जनरल रिकमेंडेशन क्या है, ठीक है। द कॉमनली रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर फॉर राइस इज 120 to 150 kg नाइट्रोजन, 40 kg P2O5 एंड 20 to 40 kg K2O पर हेक्टेयर, ठीक है। इन नॉर्थ ईस्टर्न एंड ईस्टर्न स्टेट इट इज़ 80 kg नाइट्रोजन, 40 kg P2O5 एंड 40 kg K2O, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, और ये डाटा जो है ना ये राजेंद्र प्रसाद से मैंने देखा तो सेम है, तो आप इसको मतलब ऐसा नहीं है कि ये गलत दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। इस बुक में जो भी गलतियाँ होंगी वो मैं करेक्ट करता चलूँगा, ठीक है, चीज़ों को। इन केरला द नाइट्रोजन डोज इज 90 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। द रिकमेंडेड डोज ऑफ NPK फॉर रेनफेड राइस इज 20% लेस देन दैट ऑफ इरीगेटेड लो लैंड राइस। आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारा रेनफेड कंडीशन होती है उसमें जो है वो फर्टिलाइजर की डोज क्या होती है, वो कम ही होती है इन केस ऑफ इरीगेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे भी रिकमेंडेड डोज ऑफ NPK फॉर रेनफेड राइस इज 20% लेस देन इरीगेटेड लो लैंड राइस। फिर आगे है
कि कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो फुल डोज ऑफ P&K और हाफ अप्लाइड बिफोर द लास्ट पर्लिंग, हाफ नाइट्रोजन अप्लाइड बिफोर द लास्ट पर्लिंग। 1/4 नाइट्रोजन को हम कब एट टिल्डिंग स्टेज 25 to 30 डे आफ्टर टिल ट्रांसप्लांटिंग अप्लाई करेंगे, और फिर 1/4 जो बचा रहेगा उसको पेनिकल इनिशिएशन के वक्त हम 55 to 65 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं सल्फ़र। देखिए लास्ट पर्लिंग अगर DSR होता तो DSR के केस में हम लास्ट प्लोइंग के समय, ठीक है, लास्ट प्लोइंग के समय DSR, इन केस ऑफ DSR, ठीक है, ये तो पर्लिंग है, लास्ट पर्लिंग। अगर DSR होता तो इन केस ऑफ DSR डायरेक्ट सीडेड राइस। ओके, फिर सल्फर। ठीक है, sulfur 41% of Indian soil are deficient in sulfur. This deficiency is associated with the use of urea and DAP in place of ammonium sulfate and single superphosphate, and also due to the intensive cropping. इंटेंसिव क्रॉपिंग देखिए दो रीजन्स है सल्फर की डेफिशिएंसी की, एक तो इंटेंसिव क्रॉपिंग हो गया, दूसरा जो हमने क्या है सिंगल सुपर फॉस्फेट और अमोनियम सल्फेट की जगह पे हम क्या यूज कर रहे हैं, कॉन्टिन्यू DAP एंड यूरिया। द सल्फर प्रेजेंट इन पाइराइट एंड एलिमेंटल सल्फर ऑक्साइड्स बिफोर इट बिकम्स अवेलेबल टू द प्लांट। तो यहाँ पे है कि जो सल्फर है उसकी डेफिशिएंसी हमारी इंडियन सॉइल में देखी जा रही है। तो सल्फ़र जो है वो अपटेक कितना होता है तो सॉइल में, तो 6.5 to 15 kg पर हेक्टेयर हमारा सल्फ़र क्या होता है वो अपटेक होता है प्लांट के द्वारा। ठीक है, और जिसमें से 40 to 50% जो होता है वो किस में होता है, जो भी हमारे प्लांट के द्वारा सल्फ़र को अपटेक किया गया उसमें से 6.5 to 15 kg पर हेक्टेयर अपटेक होता है, जिसका 40 to 50% जो सल्फ़र होता है वो किस में होता है, ग्रेन में होता है। ठीक है, इन ग्रेन। और फिर यहाँ पे है कि सल्फ़र डेफिशिएंसी सिम्टम्स इनिशियली एलोइंग ऑफ लीफ सीथ फॉलोड बाय लीफ ब्लेड। पहले लीफ सीथ में एलोइंग शो होगी, फिर उसके बाद लीफ ब्लेड में। क्लोरेटिक अपीयरेंस ऑफ इंटायर प्लांट एट टिलरिंग। ओके, फिर अब हम कुछ सल्फ़र के सोर्स देख लेते हैं। हालांकि मैंने इसके आगे एक फ़ोटो है, मैंने क्लिक करके वहाँ लगा रखा है राजेंद्र प्रसाद की बुक से, तो उसमें है सारे दिए गए हैं किसके कौन से सोर्सेज हैं, बट यहाँ पे हम फिर भी देख लेते हैं। तो सल्फ़र के देखिए तो SSP हो गया जिसमें 12% होता है सल्फ़र। ठीक है, अमोनियम सल्फेट हो गया जिसमें 24% सल्फ़र होता है। ठीक है, हमारा जिंक सल्फेट हो गया, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, इसमें 15% सल्फ़र होता है और इसमें 21% जिंक होता है। ठीक है, फिर है जिंक। फर्स्ट टाइम जिंक डिफिशियंसी अब सब जानते हैं कि इन तराई रीजन उत्तराखंड YLE ने 1966 48.8% ऑफ इंडियन सॉइल आर डेफिशिएंट इन जिंक। द जिंक डेफिशिएंसी एसोसिएटेड विद द हाई पीएच होगा तो जिंक की डेफिशिएंसी और कॉपर की डेफिशिएंसी हमको शोन होती है। ठीक है, जब pH हाई होता है। फर्स्ट यूनिट इंक्रीज इन pH, 100 यूनिट डिक्लाइन इन जिंक सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इंक्रीज इन ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑल्सो इंक्रीज द जिंक डेफिशिएंसी। जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होगा वैसे वैसे जिंक की डेफिशिएंसी और सो होगी। ठीक है, फिर है कि कॉन्टीन्यूस सबमर्जेंस ऑफ न्यूट्रल कैलकेरियस सॉइल ऑल्सो लीड टू जिंक डेफिशिएंसी। तो जिंक की डेफिशिएंसी किसकी केस में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा तब भी जिंक की डेफिशिएंसी होगी। pH इंक्रीज 1 यूनिट होगा तो 100 यूनिट्स डिक्लाइन इन जिंक सॉल्युबिलिटी। अब है कि कंटिन्यूस सबमर्जेंस अगर कंटिन्यूस सबमर्जेंस है या कैलकेरियस सॉइल है फिर भी वहाँ पे भी जिंक की डेफिशिएंसी सो देखी जाएगी। ठीक है, तो इसका सिम्टम्स क्या होता है जिंक की डेफिशिएंसी का, तो अपीयरेंस ऑफ रस्टी ब्राउन स्पॉट एंड डिसकलरेशन ऑफ यंग लीव्स फॉलोड बाय ओल्डर लीव्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 3 वीक्स आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। ठीक है, 2 से 3 वीक के बाद हमारा जो प्लांट की जो यंग लीफ होगी उसमें डिसकलरेशन हो जाएगा और जो इस रस्टी ब्राउन कलर के क्या होंगे स्पॉट दिखाई देंगे। ठीक है, फॉलोड बाई क्या होता है ओल्डर लीव्स, मतलब फिर उसके बाद पहले तो यंग लीफ पे होगा फिर उसके बाद जो हमारी ओल्डर लीव्स है उस पर भी ये सिम्टम्स शो होंगे। ठीक है, और बाद में जो ये रस्टी ब्राउन स्पॉट्स हैं वो कोलेस कर जाते हैं और इंटायर जो
प्लांट होता है वो किसकी तरह दिखाई देता है, ब्राउन ब्रांड, ठीक है। इन राइस जिंक डेफिशिएंसी ऑल्सो नोन एज खैरा, और इसको खैरा 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 कहता है। क्योंकि खैरा मतलब होता है कि कत्थे के कलर का होता है ना, तो इसलिए इसे खैरा बोलते हैं। जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो कत्थे की कलर का हो जाता है, वो जो ब्राउन ब्रांड जो होता है, ठीक है। मैनेजमेंट अभी हम इसका किससे कर सकते हैं, तो मैनेजमेंट के लिए हम स्प्रे ए मिक्सचर ऑफ 5 kg जिंक सल्फेट प्लस 2.5 kg लाइम पर हेक्टेयर 10 days आफ्टर सोइंग इन नर्सरी। तो नर्सरी में ही हम इसका एप्लीकेशन करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ जिंक सल्फेट एट द रेट ऑफ 25 kg पर हेक्टेयर इन सॉइल एट सोइंग एंड ट्रांसप्लांटिंग के वक्त, ओके। फिर आ जाइए आयरन। तो आयरन की डिफिशिएंसी सबसे पहले कहाँ पे देखी गई, पंजाब में 1984 में, और सैंडी सॉइल ऑफ पंजाब में फर्स्ट टाइम, ठीक है। और जो हमारी क्या नाम है ये एफी की डिफिशिएंसी तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, कर्नाटका में है, हिमाचल प्रदेश में है, और फिर महाराष्ट्र में, ठीक है। एफी डेफिशिएंसी इज मोर इन DSR अपलैंड कंडीशन एंड ड्राई नर्सरी विच कैन ओवरकम बाई फ्लडिंग। इसको हम आगे देखते हैं कि ऐसा होता क्यों, ठीक है। इसका रीज़न मैं भी बताऊंगा आप लोगों को। फिर इन सबमर्जेंस कंडीशन Fe, Mn and P increases while Zn and copper decreases. To correct Fe deficiency in rice, FeSO4 is applied as 0.5% foliar spray. Fe deficiency pale green chlorosis upper leaves which bleach in extreme cases. Fe toxicity से कहते हैं ब्राउनिंग ऑफ लीव्स। इन सबमर्जेंस करने क्या बोला गया कि Fe, Mn एंड P की जो P क्या होता है, इंक्रीज होता है, वाइल जिंक और कॉपर की डिफिशियंसी होती है। टू करेक्ट Fe डेफिशिएंसी इन राइस, FeSO4 इज अप्लाइड एट 0.5% foliar स्प्रे। Fe की डेफिशिएंसी से इसके सिम्टम क्या होता है, पेयर ग्रीन कलर इन अपर लीव्स विच ब्लीच इन एक्सट्रीम केसेस। अब देखिए सबसे पहले होता है कि किसके सिम्टम्स हमें अपर लिप्स पे ओल्डर लिप्स पे दिखते हैं, ठीक है। तो वो है NP, K, Mg, MO, ये याद रखिए। और जो न्यू लिप्स पे दिखते हैं न्यू पे तो उसका है फेरस सल्फर कॉपर और मैग्नीज के सिम्टम को न्यू लिप्स पे दिखते हैं, ठीक है। अभी जो भी यहाँ पे है ना कि ऐसा हो रहा है कि सबमर्जेंस कंडीशन में FeMn जो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, और जिंक और कॉपर डिक्रीज हो रहा है, तो सबके रीजन से मैं आगे एक है मैं लेके आया हूँ, उसमें मैं बता दूंगा, ठीक है। फिर आ गया बोरॉन की डिफिशिएंसी जो है इन राइस वॉज फर्स्ट टाइम नोटिस्ड इन कैलकेरियस सॉइल ऑफ बिहार। तो बिहार में नोटिस की गई। तो सबसे पहले जिंक की डेफिशिएंसी देखी गई, उसके बाद हमारे आयरन की डेफिशिएंसी, फिर उसके बाद बोरान की। ये ऑर्डर भी पूछ सकता है, ठीक है। हो सकता है कि ये ऑर्डर पूछ सकता है, प्लस जो इसका जो ईयर है, जैसे ये 1966 में हुई, फिर ये 1984 में, 1984 ही था ना जी, 1984, फिर ये 1988 में, ठीक है। ये हो गया। फिर है ये बी डेफिशिएंसी ओडिशा में तो है, ये तमिलनाडु ना होकर यहाँ पे क्या होगा, ये वेस्ट बंगाल होगा, ठीक है। इसको काट दिया। और ये गुजरात नहीं होकर यहाँ पे क्या होगा, बिहार, ठीक है। बिहार में देखी जाती है, ओके। फिर है अब देखिए ऑल इंडिया माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में देखा जाए कि ऑल इंडिया में माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या डेफिशिएंसी है। ऑल इंडिया माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का ऑर्डर क्या है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी पहले देख लेते हैं, फिर हम करेक्ट ऑर्डर मतलब सीक्वेंस में कर लेंगे। तो जिंक की डेफिशिएंसी आपने देखा ही, जैसे कि अभी हम पहली पढ़ सकते 48.8% देखी गई, ठीक है, इंडियन सॉइल में। 12% आयरन की डेफिशिएंसी है, 33% बोरॉन की डेफिशिएंसी है, ठीक है, और 5% मैग्नीज की डेफिशिएंसी देखी गई है, ठीक है। अब इसको अगर हम ऑर्डर में करते हैं, ऑर्डर में, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, जिंक की हो जाएगी, फिर हमारी बोरॉन की हो जाएगी, फिर फेरस की हो जाएगी, फिर हमारे किसकी हो जाएगी, मैग्नीज की हो जाएगी। तो ये ऑर्डर है डेफिशिएंसी का इन इंडियन सॉइल, ओके। फिर है बी डेफिशिएंसी अकर एन एपिकल पोर्शन ऑफ द प्लांट। हमने देखा होगा कि जो हाँ कैल्शियम और बोरॉन की जो डेफिशिएंसी है वो कहाँ पे दिखती है, वो एपिकल पोर्शन पे प्लांट के, ठीक है। बोरेक्स 1 to 2 kg पर हेक्टेयर इज रिकमेंडेड टू करेक्ट बोरॉन डेफिशिएंसी एज ए सॉइल एप्लीकेशन, मतलब हम सॉइल में अप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर है इफ़ डेफिशिएंसी इज नोटिस्ड इन लेट सीजन, बोरिक एसिड स्प्रेड एट द रेट 0.1 to 0.5%।
ओके। और क्या, हाँ, अब जैसे और हम क्या क्या कर सकते हैं, तो एक बोरोनेटेड NPK फर्टिलाइज़र होता है, क्या, बोरोनेटेड NPK फर्टिलाइज़र का भी हम यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हम NPK के साथ बोरॉन को भी दे देंगे, तो उसमें कितने परसेंट होता है, तो 0.3% क्या होता है, बोरॉन होता है, ठीक है। फिर वाटर मैनेजमेंट अब करते हैं, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट में, अब सॉरी, वाटर मैनेजमेंट से पहले हम जो अभी हमने सबमर्जेंस कंडीशन में ऐसा हो क्यों रहा था, तो इसके लिए हम हमारे पास, हाँ देखिए, ये है, ये वाला, हाँ यही, ठीक है। तो जब सबमर्ज की कंडीशन होती है तो होता क्या है, देखिए, सबसे पहले इसमें होता है रेडॉक्स पोटेंशियल, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे होता है ना, 380 to 320 रहेगा तो O2 से H2O बन जाता है, 220 से 280 रहता है तो नाइट्रेट, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या होता है, O2 का रिडक्शन होता है, फिर नाइट्रेट का होता है, मैग्नीज का होता है, फिर Fe का होता है, फिर सल्फेट का होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ये सीक्वेंस भी हमको याद रखना है कि सबमर्जेंस कंडीशन में सबसे पहले क्या होता है, से ये तो पूछेगा नहीं आएगा, बट इसका पूछ लेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि सबसे पहले नाइट्रेट का होता है, फिर मैग्नीज का होता है, फिर Fe का होता है, फिर उसके बाद सल्फेट का होता है, फिर उसके बाद CO2 का होता है। ये सीक्वेंस पूछा भी गया है कई एग्जाम्स में, ठीक है, ऐसा नहीं ये पूछा नहीं गया है, तो इसलिए। और बाकी ऐसा होता क्या है सबमर्जेंस कंडीशन में, तो जैसे Mn जो नाइट्रेट है, तो उसका तो आप जानते हैं कि वो N2 या N2O में चेंज हो जाता है, जिसका जो ऑक्सीजन है वो यूज कर लेता है, ठीक है। जो Mn4 है, ठीक है, वो रिड्यूस होके क्या बन जाता है, Mn+2, और ये क्या है, ये प्लांट का अवेलेबल फॉर्म क्या है, Mn+2 ही होता है, ठीक है। और जब रिड्यूस कंडीशन होती है तो उस समय पे Mn4+ से Mn2+ में हो जाता है, और जो Fe होता है वो Fe3+ से Fe2+ में हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इनकी जो अवेलेबिलिटी होती है इंक्रीज हो जाती है, और सल्फ़र SO4 2- से किस में हो जाता है, S2 में होता है, जो बाद में जाके Fe से वो होके, अगर आपने भी पढ़ा होगा ना कि जब Fe की डेफिशिएंसी होती है, ये देखिए इसलिए मैं क्वेश्चन मिलेगा, Fe की डेफिशिएंसी इन राइस फील्ड लीड्स टू H2S टॉक्सिसिटी। जब राइस के फील्ड में, मतलब फील्ड में सबमर्जेंस कंडीशन है और अगर Fe की डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी है, तो H2S की टॉक्सिसिटी देखी जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि सबसे पहले क्या होगा, Fe का रिडक्शन होगा, उसके बाद सल्फेट का रिडक्शन होता है। जब सल्फेट का रिडक्शन होता है और H2 बनता है, अगर Fe नहीं होगा तो ये क्या करेगा, वो H से रिएक्ट करके H2S बना लेगा, ठीक है। बट अगर Fe होगा, हमारे फील्ड में आयरन होगा, तो वो क्या बनाएगा, FeS, फेरस सल्फाइड बनाएगा, जो कि फिर क्या होगा, उससे टॉक्सिसिटी होगी नहीं, उससे हमारे को हार्म भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, आप देख लीजिएगा इसको, हम आगे बढ़ते हैं। वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट। फिर राइस इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर। ग्लोबली 80% ऑफ इंटायर सरफेस ग्राउंड वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, ऑफ विच 70% अलोन इन यूज्ड इन राइस कल्टीवेशन। क्या है, ग्लोबली 80% ऑफ इंटायर सरफेस एंड ग्राउंड वाटर इज बीइंग यूज फॉर एग्रीकल्चर, मतलब जितना भी सरफेस वाटर है, ग्राउंड वाटर है, उसका 80% हम किस में यूज़ कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में। और उसका भी जो 70% है, ठीक है, वो किस में यूज हो रहा है, ओनली राइस कल्टीवेशन। द शेयर ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर इज लाइकली टू डाउन 80 to 60%, ठीक है, मतलब पहले से कम हुआ है। द शेयर ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर इज लाइकली टू गो डाउन 80 to 60, अब 60% हो रहा है, बट फिर भी क्या, ये बहुत ज़्यादा पानी का यूज हम कहाँ पे कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में, ठीक है। फिर है, अमंग द मेजर थ्रेट ऑफ राइस प्रोडक्शन वाटर स्कार्सिटी इज़ मोस्ट प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। और राइस में इतना ज़्यादा पानी यूज हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि पानी की मतलब जैसे जैसे टाइम हो रहा है वैसे पानी की स्कार्सिटी ही देखी जा रही है, ठीक है। फिर पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी हैड रिड्यूस्ड 5300 मीटर क्यूब पर ईयर से, जो 1955 में कितनी थी, 5300 मीटर क्यूब था, और क्या नाम है 1990 में कितना था, 25 मीटर क्यूब था, और इसमें क्या 2025 तक कितना हो जाएगा, मतलब जो अब चल रहा है, ठीक है, 1500 मीटर क्यूब, ओके। राइस नीड्स, ये 300 नहीं 500 लीटर वाटर टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ राइस, ओके।
ये 3000 नहीं होगा, 5000 ही याद रखिए। 5000 लीटर वाटर टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ राइस, राइस बोला गया है, ठीक है, पैडी नहीं। पैडी बोला जाता तो आप 3, क्योंकि उसके बाद भी जो और प्रोसेस होता है उसमें वाटर यूज होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अप्लाइड वाटर इन राइस इज लॉस्ट एज पर्कुलेशन एंड सरफेस रन ऑफ विच इंक्लूड्स इन वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है। जो हमारा पर्कुलेशन से लॉस हो रहा है, रन ऑफ हो रहा है, उसको भी हम वाटर रिक्वायरमेंट में ऐड करते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे हम वाटर, अगर हमको मान लो प्लांट को मान लो प्लांट को 10 लीटर पानी चाहिए, तो हम ऐसे थोड़ी नहीं कि एकदम एग्जैक्ट 10 लीटर ही पानी अप्लाई करेंगे। हम 10 नहीं 20 लीटर पानी 15 लीटर पानी अप्लाई कर रहे हैं फील्ड में, तो 5 लीटर भी क्या है, हम उसको 5 लीटर जो हमारा रन ऑफ हो जा रहा है, पर्कुलेशन हो जा रहा है, जो प्लांट हमारा यूटिलाइज नहीं कर पा, उसको भी हम वाटर रिक्वायरमेंट में ही ऐड करेंगे, ओके। तो इसके कहने का मतलब ये है। फिर है ईटी रिक्वायरमेंट ऑफ राइस इन वेट सीजन इज 4 to 5 mm पर डे, वाइल इन ड्राई सीजन 7 to 17 मीटर। ड्राई सीजन में ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, वेट सीजन में कम होगा, ठीक है। पीक पीरियड ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट इन राइस इज बिटवीन टिल्डिंग टू ग्रेन फिलिंग स्टेज। तो पीक पीरियड क्या क्या है, टिल्डिंग है और ग्रेन फिलिंग, ठीक है। फिर है कि 6 मिलियन हेक्टेयर ऑफ राइस एरिया इज प्रोन टू वाटर लॉक्ड एंड फ्लडेड कंडीशन। तो ऐसा है। फ्लावरिंग स्टेज ऑफ राइस इज मोस्ट ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग। तो जो फ्लावरिंग स्टेज है वो क्या है, बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल है वाटर लॉगिंग से ऑन द अदर ग्रोथ स्टेज, ठीक है। देन पेन क्यों नहीं चल रही, देन अदर ग्रोथ स्टेज, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल कौन सी होती है, फ्लावरिंग स्टेज, ठीक है। फिर है कि ड्रेनेज पीरियड कैन बी 3 to 7 days, 3 days इन सैंडी सॉइल, क्योंकि जल्दी ड्रेनेज हो जाएगा, और 5 to 7 days इन क्ले सॉइल में, ठीक है। हार्वेस्टिंग से पहले हम उसको पानी को ड्रेन करेंगे ना, तो वो है कि 3 दिन पहले हम सैंडी सॉइल में करते हैं, 5 to 7 days इन पहले हम किस में करते हैं, क्ले सॉइल में, ठीक है। फिर वाटर रिक्वायरमेंट, तो वाटर रिक्वायरमेंट अब यहाँ पे देखिए दी गई है। तो वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, जो जो राइस के केस में वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा वेरी करती है, ठीक है। ये राजेंद्र प्रसाद मिला कि 1190 से 2650 हेक्टेयर mm, वही मतलब mm, ठीक है। और ये वेरी कैसे करते हैं, ये डिपेंड करती है कि सॉइल का टाइप कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ पे कैसी है, ठीक है, प्लांट टाइप क्या है, ड्यूरेशन क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन है, मीडियम ड्यूरेशन है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे, और कौन सी वैरायटी है, इन सब सारी चीज़ों पे जो इसके वाटर की रिक्वायरमेंट हमारी डिपेंड करती है, ठीक है। फिर है द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू रेज सीडलिंग इज 40 to 60 हेक्टेयर mm टू 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर राइस सीडलिंग को प्रिपेयर करने के लिए हमको कितना वाटर लगता है, तो उसमें वो है कितना 40 to 60, जिसमें से जो लैंड प्रिपरेशन के लिए लगता है और एक्चुअल में नर्सरी के लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि लैंड तो प्रिपेयर करने के लिए वाटर लगता है, तो जो लैंड को वाटर प्रिपेयर करने के लिए वाटर लगता है वो कितना है 45 to 40 हेक्टेयर mm या mm, ठीक है। और जो हमारी नर्सरी के लिए है वो कितना है 15 to 20 mm, ओके। फिर नीड फॉर पडलिंग, तो पडलिंग के कितना है 200 से 300 mm, ठीक है, हेक्टेयर mm वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। फिर नीड फॉर द क्रॉप ग्रोथ स्टेजेस फॉर ट्रांसप्लांटिंग टू हार्वेस्ट, तो ट्रांसप्लांटिंग से लेकर हार्वेस्ट तक कितनी होती है, तो 800 से 1200 हेक्टेयर mm, वाटर विथ डेली कंजप्शन ऑफ 6 to 10 हेक्टेयर mm, ठीक है। तो हमारा डेली कंजप्शन कितना है 6 to 10 हेक्टेयर mm, ठीक है। और जब ये जो नीड ग्रोथ स्टेज पे भी है ना, तो ये भी डिपेंड क्या करती है, सॉइल की टाइप क्या है, इवेपोरेटिव डिमांड कैसी है, ड्यूरेशन ऑफ राइस वैरायटी कैसी है, तो उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये भी वेरी कर सकता है जिसकी, बट जनरली क्या होती है यही होती है, ठीक है। फिर ताइवान मेथड ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है। टिल द इस्टेब्लिशमेंट सीडलिंग 2 to 5 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर इज मेंटेन्ड, आफ्टर दैट 5 सेंटीमीटर अप टू, क्या लिखा है, टिल द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीडलिंग 2 to 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज मेंटेन्ड, आफ्टर दैट 5 सेंटीमीटर अप टू डफ स्टेज, ठीक है। आर या 5 मतलब 5 प्लस या माइनस 2 सेंटीमीटर। ड्रेन द वाटर बिफोर 7 to 12 days बिफोर हार्वेस्ट, ओके। फिर आता है वीड मैनेजमेंट में, तो वीड मैनेजमेंट है, तो वीड प्रॉब्लम इज मोर सीवियर इन अपलैंड
डायरेक्ट सीडेड राइस, ये तो सीधी बात है। देन लोलैंड आर इरीगेटेड राइस, ठीक है, इरीगेटेड राइस। ओके, फिर आता है रेनफेड कंडीशन में कौन कौन से वीड होते हैं। तो रेनफेड कंडीशन में जैसे साइप्रस रोडेंडस हो गया, साइनोडोन डक्टाइलन हो गया, इकाइनोक्लो कोलोनम हो गए, इकाइनोक्लो क्रूसगेली हो गए, एग्रेटम कोनिजाइड्स, इल्यूसिन इंडिका, डिजिटेरिया सैंग्यूनेलिस, पास्पेलम डिस्टिकम, फिम्ब्रिस्टेलिस मिलियसी एंड कोमेलिना बैगलेंसिस, ठीक है। अब जो देखिए जैसे साइप्रस रोडेंडस ये क्या है, सेज हो गई, साइनोडक्टाइलन क्या है, ये ग्रास है, ठीक है। इकाइनोक्लोआ कोलोनम क्या है, ये भी ग्रास है, इकाइनोक्लो क्रूसगेली ये भी ग्रास है, एग्रेटम कोनिजाइड्स है, ये ब्रॉडली वीड्स हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में ये सब पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर है इल्यूसिन इंडिका, डिजिटेरिया सैंग्यूनेलिस, ठीक है, पास्पेलम डिस्टिकम, फिम्ब्रिस्टाइलिस मिलियसी, ये भी क्या है, सेज है। एग्जाम्पल याद देखिए आप, सेज क्यों, देखिए सेज तो कम ही है, तो साइप्रस रोडेंडस और फिम्ब्रिस्टाइलिस मिलियसी एंड कोमेलिना बैगलेंसिस, कोमेलिना बैगलेंसिस भी क्या है, एक ब्रॉड लीफ वीड हो गया, ठीक है। फिर आता है रेनफेड लो लैंड कंडीशन में, देखिए अभी सबको तो आपको ही याद करना, बस मैं एक मतलब सबका नाम एक बार ले ले रहा हूँ, फिर कौन सा ब्रॉड वीड है, कौन सा ब्रॉड लीफ वीड है, कौन सा ग्रास है, कौन सा सेज है, मैं ये सब बता दे रहा हूँ, बाकी आप ही को याद करना पड़ेगा। तो साइप्रस इरिया, साइप्रस डिफॉर्मिस, अब एक चीज़ है कि साइप्रस में होता है कि साइप्रस इरिया, साइप्रस डिफॉर्मिस, साइप्रस एस्कुलेंटस, साइप्रस रोटंडस। तो इसमें से जो साइप्रस इरिया और डिफॉर्मिस है ये एनुअल है, साइप्रस एस्कुलेंटस और साइप्रस रोटंडस जो है वो क्या है, पेरिनियल है। दोनों ये सेजेस हो गए। इकाइनोक्रूस के लिए ग्रास हो गया, पास्पेलम स्क्रोबिकुलेटम, तो पास्पेलम स्क्रोबिकुलेटम जो हमारा है वो क्या है, वो भी ग्रास हो गई, ठीक है। फिर है पी पास्पेलोइडिस, तो ये भी क्या है, ग्रास है। सेटारिया ग्लौका जो क्या है, ये भी ग्रास है। फिर इम्बिस्टाइलिस, तो ये सेज हो गई। लुडविजिया ऑक्टोरेलिस, आइपोमिया रिपेंस और इक्लिप्टा एल्बा, ठीक है। ट्रांसप्लांटेड कंडीशन में कौन कौन से वीड्स आते हैं, तो हमारा पास्पेलम डिस्टिकम जो कि ये ग्रास है, फिम्ब्रिस्टाइलिस डाइकोटोमा, फिर है क्या, डिजिटेरिया सैंग्यूनेलिस हो गया, इकाइनोक्रूस के लिए कोलोनम डिफॉर्मिस, लुडविजिया पार्विफ्लोरा, अमेनिया बेसिफेरा एंड इक्लिप्टा एल्बा, ठीक है। ये सारे वीड्स हैं जिसके नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर है कि क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीड कंपटीशन इन अपलैंड राइस, अपलैंड रेनफेड डायरेक्ट सीड राइस इज 15 to 45 डेज, और यही जब अगर हम उसमें देखते हैं ट्रांसप्लांटेड में तो यह है 30 to 45 डेज, ठीक है। फिर द क्रिटिकल पीरियड फॉर द क्रॉप वीड कंपटीशन ट्रांसप्लांटेड, देखिए ये लिखा है 30 डेज ट्रांसप्लांटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसमें तो सोइंग होगा, इसमें DAT मतलब डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, ओके। फिर है कंट्रोल किससे करेंगे, स्वांग इसको सामा, ठीक है। सामा मतलब होता है कि क्लोआ को क्या बोलते हैं, सामा, क्लोआ का नाम क्या है, स्वांग। और जो बर्नयार्ड ग्रास जो होती है ना, बर्नयार्ड ग्रास, इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, इकाइनोक्लोआ क्रूसगेली। जैसे इसको मैंने याद ऐसे किया था ना कि देखिए दो है, एक है इकाइनोक्लोआ कोलोनम, एक है कोलोनम, एक है क्रूसगेली। तो क्रूसगेली है तो यहाँ पे जी है, तो ये ग्रास से मैंने ऐसे याद किया था कि ये ग्रास है, बर्नयार्ड ग्रास। और कोलोना मेरे को याद मतलब ऐसे ही हो जाएगा कि इसको दूसरा नाम दूसरा यही बचता है तो इसका होगा। फिर है कि यहाँ पे दीज वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय अप्लाइंग 1200 ml पर एकड़ ब्यूटाक्लोर 50 EC, ठीक है, मिक्सड विथ 60 kg ऑफ सैंड आफ्टर 7 days ऑफ ब्रॉडकास्टिंग सीड्स, या 500 ml पर एकड़ ऑफ सॉफिट 37.5 EC प्रेटिला क्लोर प्लस सेफनर रेडी मिक्स, ठीक है। जो सॉफिट है वो किसका मिक्सचर, उसमें क्या क्या होता है, उसमें प्रेटिला क्लोर होगा और सेफनर होगा जो कि क्या रेडी मिक्स होगा, ठीक है। एज सैंड मिक्स 3 days आफ्टर सोइंग आर, ये तो हो गया। फिर है कि 100 ml पर एकड़ ऑफ नॉमिनी गोल्ड, जिसका नाम तारक, वास आउट, माचो, 10 SC बिस्पायरी बैग सोडियम, ठीक है। एज स्प्रेइंग 150 लीटर ऑफ वाटर एट 15 to 20 days आफ्टर स्विंग। तो ये सारी डोजेज हैं कि हम इसका दोनों का जो ये दोनों वीड्स हैं इनके कंट्रोल के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर है प्रोपेनिल सेलेक्टिव इन राइस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एराइल एसाइल एमाइन एमिडो हाइड्रोलेज एंजाइम। जो हमारा राइस का प्लांट होता है उसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, एराइल एसाइल एमाइन एमाइडो हाइड्रोलेज एंजाइम, जिसकी वजह से हमारा जब हम प्रोपेनिल का
अप्लाई करते हैं फील्ड में, तो हमारा जो राइस का प्लांट होता है वो तो बच जाता है, बट जो हमारा वीड होता है वो क्या होता है, वो किल हो जाता है। इन राइस 20 to 30 टाइम्स हायर देन वीड इकाइनोकोलोनम विच प्रोटेक्ट द राइस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ प्रोपेनिल बट नॉट टू इकाइनोक्लो। ये एंजाइम हमारे राइस के प्लांट में भी होता है, हमारे वीड में भी होता है, बट हमारा जो राइस का प्लांट है उसमें 20 to 30 टाइम्स ज़्यादा होता है इन केस ऑफ इकाइनोकोलोनम। तो हमारा राइस का प्लांट तो बच जाता है, बट हमारा जो वीड होता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। अब वेराइटीज़ में आ जाते हैं हम, ठीक है। तो वेराइटीज़ में है कि फर्स्ट ड्वार्फ वेराइटी ऑफ राइस डेवलप्ड इन वर्ल्ड इज TN1। मैं बहुत दिन तक कंफ्यूज था इसमें कि पहली मतलब क्या है ड्वार्फ, पहली वैरायटी ड्वार्फ वैरायटी कौन सी है, पहली हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी कौन सी है। बट नाउ आई एम वेरी क्लियर कि मुझे यहाँ पे भी विश्वास नहीं था कि यहाँ पे सही दिया होगा जब मैंने पढ़ा था, ठीक है। बट मैंने इसको राजेंद्र प्रसाद की बुक से भी कंफर्म किया, ठीक है। तो नाउ आई एम क्लियर कि ये सही दिया गया, ठीक है। तो फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी सॉरी, फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस डेवलप्ड इन द वर्ल्ड वाइज TN1, जो कि गई थी 1965 में। और जो IR8 आई थी, इसका नाम ये है, देखो ये ड्वार्फ वैरायटी है, ये है फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी, तो उसका आंसर होगा IR8। और IR8 किसका क्रॉस था, तो DG वू जीन और पेटा का क्रॉस था, जिसको मिरेकल राइस ऑफ वर्ल्ड एंड इंटरनेशनल लेवल में, मतलब वर्ल्ड में मिरेकल राइस IR8, और इंडिया में अगर देखा जाए तो फिर उसको जया नाम है, ठीक है। जया को इंडियन मिरेकल राइस बोलते हैं। रिलीज बाय IRI इन 1966, ओके। फिर है कि फर्स्ट इंडियन हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ राइस इज जया। तो अब अगर इंडिया में देखा जाए तो फर्स्ट हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ राइस क्या है, तो जया। जया किसका क्रॉस था, TN1 और TN141, नॉन एज मिरेकल राइस ऑफ इंडिया इन 1968। तो 1965 में ये, 1966 में IR8 और 1968 में हमारा जया, ठीक है। अब IR8 जो है, ये मतलब IR8, हाँ ये रहा। म्यूटेंट वेराइटी ऑफ राइस क्या है, तो है जगन्नाथ, जो कि किसके म्यूटेंट है, TN141। ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटी में बाला, कंचन, किरण, भवानी, सहभागी धान, ये सारी वैरायटीज़ हो गई, ठीक है। BLB मैं अभी भूल गया था ना, एक चीज़ हमें बताना चाहता था। जो IR8 है ना, तो इसके फादर कौन है, तो उनका नाम है HM इसका प्रोनाउंस है बीचेल, मैं तो यही पता, HM बीचेल, ठीक है। ये हैं क्या, फादर हैं किसके, जो IR8 है, मिरेकल राइस ऑफ वर्ल्ड या एक इंटरनेशनल लेवल। बट अगर मिस्टर IR8 अगर पूछ आता है ऑप्शन में, तो उसके होंगे सुब्बा राव, ठीक है, सुब्बा राव। ये इसलिए इनको मिस्टर IR8 बोला जाता है क्योंकि इन्होंने इंडिया में इस वैरायटी को बहुत पॉपुलराइज किया था, ठीक है, ड्यू टू एफर्ट टू पॉपुलराइज इट इन इंडिया, ओके। तो इसलिए मिस्टर जो IR8 हैं वो उनका नाम है सुब्बा राव, पर फादर ऑफ IR8 क्या है, HM बीचेल, ठीक है। ये याद रखिएगा, साइंटिस्ट का नाम पूछ लेता है कभी कभी। तो BLB रेसिस्टेंट वैरायटी क्या है, TKM6, और ऑल्सो टॉलरेंट टू स्टेम बोरर, और क्या है, अजय, ठीक है। ये अजय है, जो AY लिखा है ना, यही AY नहीं होगा, इसका ना ये है अजय, ओके। फिर है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट हो गया, रेसिस्टेंट हो गया। फिर है BLW टॉलरेंट, तो क्या है, गोविंद IR20 ETC। फॉर वाटर लॉगिंग एरियाज, तो इसके लिए कौन कौन सी वेराइटीज़ है, तो जलमग्न है, तो इससे पता चल जाता है नाम से ही, चकैया 59 और मधुकर, ठीक है। सैलिनिटी टॉलरेंट में क्या हो गया, तो IR8 दामोदर, ल्यूनीश्री, CSR5, CSR10, CSR23, SR26B ETC, ठीक है। फर्स्ट हाइब्रिड इन इंडिया इज MGR1, जिसका पहले नाम क्या था, CORH1, डेवलप्ड बाय TNAU। इंडिया इज द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइब्रिड आफ्टर चाइना। फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी ऑफ बासमती राइस वॉज पूसा बासमती 1। ये क्या है, फर्स्ट हाई यील्डिंग है, बट अगर फर्स्ट हाइब्रिड पूछा जाएगा, हाइब्रिड बासमती राइस, तो उसका नाम होगा PRS10, पूसा राइस हाइब्रिड 10 बाई IRI। देखिए, फर्स्ट सुपर फाइन ग्रेन एरोमेटिक हाइब्रिड ऑफ बासमती वाज डेवलप्ड इन वर्ल्ड, PRS10, ठीक है। फिर हम आगे आ जाते हैं। तो वैराइटीज़ तो देखिए, वैराइटीज़ तो पूछी जाती हैं, ऐसा नहीं है पूछी नहीं जाती हैं, बट क्या है, ये आप
आपको ही याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे वैराइटीज़ को, इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ मिलती जाएंगी, जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लिखते जाइए एक एक करके, क्योंकि ऐसे तो याद रहती नहीं है चाहे जितनी बार आप पढ़िए। बट होता है कि अगर आप पढ़ेंगे तो माइंड में क्लिक कर जाएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन देख के पता चल जाता है कि हाँ ये मैंने ये पढ़ा था, ऐसा था, तो उससे याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। फिर अदर राइस हाइब्रिड तो APRH1, APRH2, KRH1, KRH2 ETC। सबमर्ज वैरायटी में क्या है, स्वर्ण सब 1 है, 14 डेज सबमर्ज को भी ये टॉलरेट कर सकती है, ठीक है। पोस्ट फ्लडेड वैरायटी कलिंगा 3 फॉर डीप वाटर पंकज जगन्नाथ। अब इसका नाम ही पंकज आपको पता है कि ये जो हमारा पर्याय है किसका, कमल का, शायद कमल का पर्याय पंकज है, पंकज और उसको कीचड़ में होता है। मैं तो ऐसा ही रिलेट करके ही याद करता था, ठीक है। तो पंकज हो गई, जगन्नाथ हो गई। हिल रीजन वेराइटीज़ क्या है, VL धान 206 हो गया, ठीक है। रेनफील्ड में नरेंद्र धान 18 हो गया। फिर आ जाते हैं हम हार्वेस्टिंग पे, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग हम कब करते हैं, तो वो जब ग्रेन में कितना मॉइस्चर हो, 20-26% मॉइस्चर हो, और जो 80% पेनिकल हो, उसमें 80% जो स्पाइकलेट हैं वो कैसे हो गए हैं, when 80% पेनिकल एंड about to 80% स्पाइकलेट आर राइपेन। मतलब जब 80% पेनिकल में 80% जब स्पाइकलेट हैं वो क्या हो जाए, राइप हो जाएं, फिर हम, और जो हमारा ग्रेन में मॉइस्चर है वो कितनी है, 20-26 पर, तो हम उसमें हार्वेस्टिंग कर देते हैं। ग्रेन आर ड्राइड एट 16-22, एवरेज ये 20 नहीं होगा, मान लीजिए 20, इसको हटा ही दीजिए, इसको मत ही याद करिए, ठीक है। ये मत है। मॉइस्चर बिफोर थ्रेसिंग से पहले कितना मॉइस्चर होना चाहिए, तो 16-22, ठीक है। तो अगर हमको हार्वेस्टिंग से पहले कितना होना चाहिए, तो 20 से 26, बट थ्रेसिंग से पहले कितना मॉइस्चर होना चाहिए, तो 16-22%, ठीक है, याद रखिए। स्टोरेज के समय 14%, ठीक है। अब ईल्ड, तो शॉर्ट ड्यूरेशन वैराइटीज़ की ईल्ड कितनी होती है, 45-55 क्विंटल पर हेक्टेयर। मीडियम की होती है 60-70 क्विंटल पर हेक्टेयर। लेट ड्यूरेशन वैराइटीज़ की होती है 40-50 क्विंटल पर हेक्टेयर। ये तो हो गया क्या, जो हमारा पैडी की ईल्ड होती है, ठीक है। बट हमारा फॉडर की ईल्ड क्या आती है, तो 40-60 क्विंटल पर सीजन को हमको क्या मिलता है, फॉडर मिलता है, क्विंटल फॉडर, ठीक है, पर सीजन हमको मिलता है राइस के फील्ड से, ओके। फिर है हलिंग। अब देखिए यहाँ पे जो ये हलिंग लिखा है ना, ये गलत यहाँ पे लिखा है, जैसे ये पॉलिशिंग हो, यहाँ माइलिंग लिखा है। ये जो माइलिंग का प्रोसेस होता है ना आफ्टर हार्वेस्टिंग, जब हम देखिए सबसे पहले हार्वेस्टिंग होगा, फिर उसको हम सन में ड्राई करेंगे जो हमारा पैडी होगा, फिर उसके बाद हम माइलिंग के लिए भेजेंगे। ये सारे माइलिंग के अंदर हलिंग परसेंट, तो हलिंग परसेंटेज देखिए ये दिया तो गया, ये 86% नहीं होगा हलिंग, ये गलत दिया गया है, ठीक है। मैंने ऐसा कहीं पे भी नहीं पढ़ा ना, तो मुझे राजेंद्र प्रसाद में मिला, या मैंने इंटरनेट पे भी पढ़ा, तो मुझे ऐसा कहीं नहीं मिला, ठीक है। हेलिंग परसेंट नहीं, माइलिंग परसेंट होगा, जिसकी मैं आपको दिखा भी दूंगा, रुकिए मैं इसको क्लियर ही कर देता हूँ। मैं लाया था फ़ोटो क्लिक करके भी बुक से एक, फिर ये कहाँ गया, हाँ ये देखिए, माइलिंग परसेंटेज ऑफ राइस इज अराउंड 69%, ठीक है। कहीं पे 66% राजेंद्र प्रसाद की बुक में लिखा है, यहाँ पे 69। अब देखिए अनहस्क्ड राइस 100% होता है। फिर वाइट इंडोस्पर्म, ब्रैन एल्यूमिनियम प्लस हस्क लेमन पेलिया। जब हम हस्क को यहाँ से निकाल देते हैं तो हमारा क्या बचता है वाइट राइस प्लस ब्रैन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउन राइस बोलते हैं, जो कि 80% है। हस्क निकल गया सिर्फ 20%, ठीक है। बचा कितना, 68-70, सॉरी, अब ब्राउन राइस हमारे पास है 80%, अब 80% ब्रैन 8-12% होता है। जब इसमें से निकल जाएगा तो 68 से 72% हमारा माइल्ड राइस, जिसको हम वाइट राइस बोलते हैं। अब इस वाइट राइस की भी ग्रेडिंग हो, क्योंकि कुछ जो होगी ग्रेन क्या होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो वो कितना होगा, वो बचेगा कितना लास्ट में, 55। ये देखिए माइलिंग परसेंट तो 68-72 होता है, ठीक है, बट हम एवरेजली 66% हमारा राजेंद्र प्रसाद की बुक में दिया गया है। फिर हेड रिकवरी कितनी है, 55-60%। वाइट राइस में से ब्रोकन राइस को निकाल देते हैं तो हमारा ये बचता है, ठीक है। राइस हल्स में सिल्का कंटेंट 15-20% होता है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, वहाँ पे वो गलत दिया हुआ है, ठीक है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा अपने इसको करके, ठीक है। तो हम इसको ऐसे इसको नहीं याद रखेंगे, ठीक है। फिर है पॉलिशिंग। हमने हलिंग कर लिया, तो हलिंग के बाद क्या होगा, पॉलिश होगा, रिमूवल ऑफ ब्रैन एंड पार्ट ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम द ब्राउन राइस टू गेट वाइट राइस, ठीक है। और इट वेरीज फ्रॉम 60% ऑफ पैडी, 60%, 66, ठीक है, परसेंट ऑफ पैडी। न्यूट्रिएंट लॉस ड्यूरिंग माइलिंग, पर्टिकुलर विटामिन B12, ओके। और हेड रिकवरी का मतलब होता है कि परसेंट ऑफ होल ग्रेन्स रिमेन्स आफ्टर माइलिंग कंपेयर टू ओरिजिनल पैडी राइस, ओके।
तो इसको आप लिख लीजिएगा कि हेड रिकवरी की डेफिनेशन है कि % ऑफ होल ग्रेन रिमेन्स आफ्टर माइलिंग कंपेयर टू ओरिजिनल पैडी राइस। ओके, फिर है बाई प्रोडक्ट ऑफ राइस माइलिंग क्या क्या है, तो ब्रेन का यूज हम कहाँ पर करते हैं, कैटल और पोल्ट्री फीडिंग में। इट कंटेंस, ये याद रखिएगा इसके जो 12 to 15% प्रोटीन, 12 to 25% ऑयल एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। राइस हैव मोर सिल्का कंटेंट, दैट्स वाई एनिमल डू नॉट लव इट एज फॉडर। जो राइस का जो पुआल होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिलिका कंटेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे जानवर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। राइस पुआल नहीं, पुआल नहीं, जो हमारी भूसी होती है, हस्क होता है, राइस का जो हस्क होता है उसमें, ठीक है, सिलिका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से देखिए, अभी हमने पढ़ा था ना कि राइस हस्क में सिलिका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ये देखिए यहाँ पे, राइस हस्क कंटेंस 15 to 20% सिल्का। तो राइस का हस्क होता है उसमें सिल्का कंटेंट ज़्यादा है, इसलिए उसको जो हमारे एनिमल्स हैं वो पसंद नहीं करते, ठीक है। ये हाँ, यूज़ फॉर, और जो हमारा हस्क उसको यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो पर्पज ऑफ फ्यूल, सिल्का जेल, चारकोल एंड सोडियम सिलिकेट। इट कंटेंस 20% एस ऑफ विच 90% सिल्का। ये 20% एस इसमें होता है, जिसका 90% पार्ट जो क्या होता है, जो 20% उसका 90% जो होता है वो सिल्का होती है, ठीक है। पर बॉइलिंग क्या है, हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट गिवन टू पैडी टू इम्प्रूव इट्स स्माइलिंग एंड कंजर्व विटामिन B12 एंड लॉसेज ऑफ विटामिन ए। इसमें क्या होता है, पर बॉइलिंग में जब हम करते हैं ना, तो जो एलुरियन लेयर में हमारे जो भी, क्योंकि एलुरियन लेयर से ही हमारी क्या विटामिन ए, विटामिन B12 इनका लॉस हो जाता है जब हम उसको रिमूव कर देते हैं। तो पर बॉइलिंग में क्या होता है, ये जो हमारा इंडोस्पर्म होता है, जो हम इसको, क्योंकि हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट होता है, जिसकी वजह से जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या इंडोस्पर्म में चले जाते हैं, ठीक है, एल्यूरोन लेयर से निकल के एंडोस्पर्म में चले जाते हैं, और हमारे जो विटामिन B12 है और विटामिन ए है, ये कंजर्व हो जाता है, और हेड रिकवरी भी अच्छी होती है। क्योंकि इन केस ऑफ, जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, जो पैडी को पहले हमने हार्वेस्टिंग के बाद हम सुखाते हैं, ठीक है, सूर्य की रोशनी में, मतलब सन रे में हम उसको सुखाते हैं। जब वहाँ पे हम ड्राई करते हैं तो क्या होता है कि दिन में तो धूप है, कोई दिक्कत नहीं, बट रात जब होती है तो फिर क्या होता है, ओस पड़ती है, ठीक है, तो जिसकी वजह से जो हमारा ग्रेन होता है वो क्या फिर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो ये साइकिल है, दिन में तो सूख रहा है, फिर रात में, तो इससे सन क्रैक आ जाते हैं, ठीक है। जो हमारा पैडी होता है, जो उसका ग्रेन है, उसमें सन क्रैक आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी हेड, जो हमारा जो वो है राइस है, जब उसमें बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो जो उसका ग्रेन होता है वो टूट जाता है, ठीक है, जब हम बॉइलिंग करते हैं। बट जब हम पारबॉइलिंग करते हैं तो इन केस ऑफ पारबॉइलिंग तो हेड रिकवरी हमको ज़्यादा मिलती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई सन क्रैक आता नहीं है, इसलिए, ठीक है। फिर है डिजीज मैनेजमेंट में, तो डिजीज मैनेजमेंट में तो आ गया ब्लास्ट है रोटन नेक, जिसका नाम है लीफिया लीफिया, इसको नेक ब्लास्ट भी बोलते हैं, लीफ और नेक ब्लास्ट, ठीक है, लीफिया नेक ब्लास्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम डिजीज मैनेजमेंट तक ही करते हैं, क्योंकि ये वीडियोस वैसे भी बहुत लंबी हो जाएगी वरना, ठीक है। तो इसके बाद बचा हुआ है आपका डिजीज मैनेजमेंट है, ठीक है, इंसेक्ट मैनेजमेंट है, फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई हैं, कैरेक्टर्स ऑफ गुड क्वालिटी राइस, गोल्डन राइस, SRI बचा हुआ है, फिर मेन फीचर्स ऑफ SRI, फिर वाई SRI है, हायर यील्ड पोटेंशियल, LCC है, फीचर्स ऑफ बासमती राइस, हाइब्रिड राइस, एरोबिक राइस, और फिर इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो हम इसके बाद कवर करेंगे दूसरे लेक्चर्स में, ठीक है। आई होप कि आप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जो भी चीज़ें आपको ना समझ में आई हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, ओके। तो अब हम दूसरे लेक्चर्स में आगे कम करते हैं कंटिन्यू। फिर बहुत सारी चीज़ें भी बाकी हैं, जैसे इसमें, हाँ, ये देखिए, ये है जो मैंने बोला था कि आपको मैं लास्ट में एक दे दूंगा। इसमें सारे जो सोर्स हैं वो न्यूट्रिएंट, जैसे बोरॉन के लिए क्या है, बोरेक्स यूज करते हैं, बोरेक्स में कितना % बोरॉन होता है, ये है। बोरेट में कितना % बोरॉन होता है, बोरिक एसिड में 17% होता है, सॉल्युबल 20% होता है, बोरोनेट NPK 0.3% होता है, कोलिमेनाइट में 15% बोरॉन होता है। कॉपर की सोर्स क्या है, आयरन का क्या है, मैग्नीज का क्या है, मोलिब्डेनम का क्या है, जिंक का क्या है, तो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जो
हर्बिसाइड है कि वहाँ पे तो दिया नहीं गया था, ठीक है, बुक में ये राजेंद्र प्रसाद की बुक से मैं लेके आऊँ। तो अपलैंड राइस में कौन से हर्बिसाइड है, लोलैंड में कौन सा है, डायरेक्ट सीडेड पडल राइस में कौन सा, ट्रांसप्लांटेड कंडीशन में कौन सा है, ठीक है। तो इनकी डोज दी गई हैं और टाइम ऑफ एप्लीकेशन दिया गया, तो आप लोग यहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी इसके आगे हाँ ठीक है, तो ये लेक्चर्स यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है, ओके।